छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लगने में अब कुछ ही समय बाकी है। ऐसे में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग जैसे ही चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा करेगा, आचार संहिता लागू हो जाएगी और इसके साथ ही प्रशासन का पूरा नियंत्रण सीधे चुनाव आयोग के हाथों में चला जाएगा। वहीं पर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों का अधिकार सीमित हो जाएगा। सरकारी वाहन सहित कई सुविधाओं का उपयोग एक सीमा तक ही वे कर पाएंगे। तो आपको बता दूं कि आचार संहिता लागू होने के बाद क्या क्या बदलाव इसमें होगा। निर्वाचन की घोषणा के बाद नई योजना, परियोजनाओं या निर्माण की घोषणा या ऐसे वायदों पर रोक लग जाएगी। किसी भी रूप में किसी भी वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं होगी, ना ही उनके वायदे किए जाएंगे। किसी भी प्रकार की परियोजना या योजना की आधारशिला नहीं रखी जाएगी। सड़कों के निर्माण, पेयजल की सुविधा आदि का कोई वादा नहीं किया जाएगा। आचार संहिता की लागू होने की 72 घंटे के अंदर उन कार्यों की सूची प्राप्त की जाएगी जो पहले से धरातल पर प्रारंभ किए जा चुके हैं। जन उपयोगी योजनाएं जो पूर्ण होने की स्थिति में हैं, सिविल अधिकारियों के द्वारा बिना किसी समारोह के या राजनीतिक व्यक्तियों को बुलाए प्रारंभ की जा सकती हैं। पूर्ण हो चुके कार्य के भुगतान करने के लिए राशि जारी करने में किसी प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं होगी। आचार संहिता में शिथिलीकरण के आवेदन राज्य के स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजे जाएंगे और वहां से प्रस्ताव आयोग को भेजे जाएंगे। विनिर्माण परियोजनाएं जो समस्त आवश्यक शक्तियां प्राप्त करने के बाद धरातल पर प्रारंभ कर दी गई हैं, वे जारी रहेंगी। बे लाभार्थी मूलक परियोजनाएं जिनमें आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले लाभार्थियों की पहचान की जा चुकी है और कार्य प्रारंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री सहायता कोष से गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए सहायता राशि दिया जाना जारी रहेगा, लेकिन इसका भुगतान संबंधित अस्पताल को किया जाना आवश्यक होगा। मनरेगा के पूर्व से पंजीकृत श्रमिकों को प्रचलित कार्य में शामिल किया जा सकता है। मनरेगा के अंतर्गत नई परियोजनाएं अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत तभी शुरू की जा सकेंगी जब वह पहले से ही पंजीकृत लाभार्थियों के लिए हों और परियोजना को पहले ही परियोजनाओं की अनुमोदित और स्वीकृत सूची में रखा गया हो। किसी भी विवेकाधीन निधि से कोई कार्य पूर्व अनुमति के बिना नहीं कराया जा सकेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के घाटे में चल रहे इकाइयों का पुनरुद्धार करने, सरकार के द्वारा उद्योगों का अधिग्रहण करने आदि के प्रस्ताव नहीं लाए जा सकेंगे। शराब के ठेकों की नीलामी नहीं की जा सकेगी। किसी भी परियोजना, योजना, कार्यक्रम के प्रचालन क्षेत्र को बढ़ावा नहीं दिया जा सकेगा। किसी भी तरह की भूमि आवंटन, अतिक्रमण, व्यवस्थापन आदि की कार्रवाई पर प्रतिबंध रहेगा। किसी भी तरह के नए समझौता या करार करने पर अनुमति प्राप्त करनी होगी। वैश्विक निविदा को छोड़कर अन्य निविदा जो निर्वाचन के पहले ही आमंत्रित की जा चुकी है, मूल्यांकन किया जा सकता है, लेकिन उसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता। यदि कोई निविदा आमंत्रित नहीं की गई है तो निर्वाचन आयोग की पूर्व अनुमति के बिना आमंत्रित नहीं की जाएगी। राज्य सरकारों के द्वारा उनके द्वारा वित्त पोषित सभी संसाधनों से निर्वाचन आयोग की पूर्व अनुमति के बिना ऋण माफी नहीं की जा सकेगी। आपदा से निपटने के लिए अनुग्रह राशि वर्तमान में लागू दर के अनुसार निर्वाचन आयोग को सूचना देते हुए प्रभावित व्यक्तियों को सीधे दी जा सकती है, लेकिन भुगतान के मानकों में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। निर्वाचन आयोग की पूर्व अनुमति के बिना किसी क्षेत्र को सूखा या बाढ़ प्रभावित घोषित नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री राहत कोष से व्यक्तियों के समूह को कोई भी सहायता देने के लिए निर्वाचन आयोग की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग या किसी अन्य संविधिक संस्था के माध्यम से भर्ती जारी रह सकती है। गैर संविधिक निकायों के माध्यम से भर्ती के लिए निर्वाचन आयोग अनुमति आवश्यक होगी। सभी प्रकार के तदर्थ नियुक्तियों पर प्रतिबंध रहेगा। निर्वाचन के प्रत्यक्ष रूप से जुड़े अधिकारियों या कर्मचारियों के स्थानांतरण पर पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। एमसीसी लागू होने के बाद पूर्व से स्थानांतरित अधिकारी यदि भार मुक्त नहीं हुए हैं तो उन्हें भार मुक्त नहीं किया जाएगा। जिन्हें भार मुक्त कर दिया गया है उन्हें अगर ज्वाइनिंग नहीं मिली है तो उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। ऐसे मामलों में स्टेटस क्यू एंटी बनाकर रखा जाएगा। कोई भी मंत्री किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का शासकीय दौरा नहीं कर सकेगा। मंत्रीगण अपने सरकारी वाहनों का उपयोग अपने मुख्यालय से अपने निवास स्थान पर सरकारी कार्य हेतु आने जाने के लिए कर सकते हैं। मंत्री के दौरे के दौरान कोई भी पायलट या वाहनों पर किसी भी रंग की बीकन लाइट इस्तेमाल नहीं की जाएगी।
राज्य सरकार और जिला प्रशासन के अधिकारी निर्वाचन दौरे पर आए मंत्रियों की प्रोटोकॉल के तहत कोई स्वागत या विदा नहीं किए जाएंगे। उन्हें कोई सलामी आदि नहीं दी जाएगी, किंतु सुरक्षा संबंधी व्यवस्था के लिए उपस्थित रहने की अनुमति होगी। किसी भी शासकीय अधिकारी को किसी मंत्री के द्वारा बैठक या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नहीं बुलाया जाएगा। यदि कोई अधिकारी अपने निजी दौरे पर मंत्री से मुलाकात करता है तो उसे कदाचार का दोषी माना जाएगा। वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारावाहिक 129 की उल्लेखित कोई अधिकारी हो तो उसे धारा के संबंधित प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी माना जाएगा। मंत्रियों को अपने निजी दौरे में एक अराजपत्रित पर्सनल स्टाफ को ले जाने की अनुमति होगी। सरकारी अतिथि गृहों में मंत्रियों की आवास व्यवस्था नहीं की जाएगी, क्योंकि अतिथि गृह निर्वाचन आयोग के प्रेक्षकों और अन्य निर्वाचन अधिकारियों के लिए आवश्यक होंगे। मंत्रियों एवं अन्य राजनीतिक पदाधिकारी जिन्हें सरकार द्वारा जेड या जेड प्लस श्रेणी अथवा उसके समकक्ष सुरक्षा दी गई है, उनको उपलब्धता पर आवंटित की जाएगी। किसी भी व्यक्ति को 48 घंटे से ज्यादा के लिए ये अतिथि गृह आवंटित नहीं किए जाएंगे। मौन अवधि में सरकारी रेस्ट हाउस किसी को भी नहीं दिए जाएंगे। आयोग ने यह निर्देश भी दिया है कि इस अवधि के दौरान प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य राजनीतिक पदाधिकारी जो राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं के छायाचित्रों को सरकारी भवनों में प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। सांसद या विधायक निधि से दिए गए पानी की टंकियों, एम्बुलेंस आदि वाहनों पर उनके नाम लिखे गए हैं तो राज्य के ऐसे वाहनों पर प्रदर्शित MP, MLA का नाम को ढका जाना चाहिए। सभी शासकीय वाहन, सिटी बस आदि से ऐसे फोटो हटाए जाने चाहिए। लाभार्थी कार्ड, इलेक्ट्रिक बिल, निर्माण स्थल साइट पर यदि किसी राजनीतिक व्यक्ति की फोटो या संदेश है तो उसको वहां से हटाया जाएगा, किंतु ऐसे लाभार्थी कार्ड जो निर्वाचन की घोषणा से पहले से वितरित किए जा चुके हैं उन पर फोटो या नाम के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है। दिवंगत राजनेताओं के फोटो यदि हैं तो उन पर कोई आपत्ति नहीं होगी। मतदान केंद्रों पर यदि कोई राजनेता की फोटो या कोई चुनाव चिन्ह आदि है तो उसे ढक देना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 में राजनीतिक दलों के द्वारा रैलियों में राष्ट्रीय ध्वज के उचित उपयोग की अनुमति दी है। पंपलेट एवं पोस्टर का मुद्रण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 का में मुद्रण पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई भी निर्वाचन परिचय या पोस्टर मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा जिस पर इसके मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता ना दिया गया हो। कोई भी नया लाइसेंस NCC अवधि में जारी नहीं किया जाएगा। निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा सभी आर्म्स लाइसेंस के समीक्षा कर नोटिफिकेशन तिथि से आर्म्स को जमा करने की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। MCC अवधि में सभी आर्म्स आदि का परिवहन प्रतिबंधित रहेगा। प्रचार अवधि की समाप्ति के पश्चात कोई भी ऐसा राजनीतिक कार्यकर्ता अभ्यर्थी को छोड़कर जो वहां का वोटर नहीं है को क्षेत्र खाली करना होगा। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों का प्री सर्टिफिकेशन अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों के 3 वाहनों को छोड़कर सभी अनुमति समाप्त हो जाएगी। लाउड स्पीकर की सभी अनुमति समाप्त होगी। मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर कोई प्रचार नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति मतदान केंद्र के आसपास हथियार लेकर नहीं रहेगा। कोई भी मंत्री या सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति मतदान केंद्र में प्रवेश नहीं करेगा जब तक कि वह स्वयं अभ्यर्थी ना हो। अभ्यर्थी के कियोस्क से जारी की जाने वाली पर्चियों में कोई चुनाव चिन्ह या उसका नाम नहीं होगा। मतदाताओं का परिवहन प्रतिबंधित होगा। कभी सम्मेलन, मुशायरा आदि का आयोजन किया जा सकता है, लेकिन इसमें कोई भी राजनीतिक भाषण नहीं होगा। प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा और इस संबंध में सभी राजनीतिक दलों के जिला इकाई को अवगत कराया जाए। निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों के नामांकन के अंतिम दिवस के 2 दिन के भीतर यह अंडरटेकिंग लिया जाएगा कि उनका कोई भी निकट रिश्तेदार चुनाव नहीं लड़ रहा है। छठ पूजा में तालाबों की सफाई पूर्ववत जारी रहेगी। दशहरा का जो त्योहार है उसमें सभी लोग भाग ले सकते हैं, लेकिन कोई राजनीतिक भाषण उसमें नहीं दिया जाएगा। सभी SST अधिसूचना जारी होते ही सक्रिय हो जाएंगे। तो ये सभी प्रतिबंध आचार संहिता लगने के साथ ही चालू हो जाएंगे और इन सभी प्रतिबंधों का सभी को पालन करना होगा। साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर दें, जिससे आपको हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।